राहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति का थर्ड पॉइंट को। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड कवर कर लिए हैं हमने लास्ट 2 वीडियो में, तो उसके थर्ड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। इस टॉपिक को जानने के लिए सबसे पहले आपको फ्रांस की क्रांति के फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को देखना जरूरी है ताकि आपको ये समझ आ सके आसानी से। तो हम पढ़ेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, यानी कि फ्रांस में किस तरीके से राजतंत्र का उन्मूलन हुआ। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन और उन्मूलन का मतलब होता है सुधार। और गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्र की स्थापना का मतलब किस तरीके से वहां पर संविधान के अकॉर्डिंग शासन किया जाने लग गया। तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। तो क्या हुआ, फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण रही और लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त बातचीत चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे कि फ्रांस में जो भी घटनाएं हो रही थी, यानी फ्रांस में जो भी नुकसान हो रहा था युद्धों के कारण, उससे अन्य देश भी परेशान थे कि वैसी घटना उनके देश में भी ना हो जाए। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। तो उन्होंने क्या करा, ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। परंतु ऐसा हुआ नहीं। पर नेशनल असेंबली, जैसा कि आपने सेकंड वीडियो में पढ़ा था पार्ट में, कि नेशनल असेंबली कौन थी, तीसरे स्टेट की असेंबली, जो तीसरे स्टेट्स के लोगों ने मिलकर बनाई थी, उसके पढ़े लिखे लोगों ने। तो 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पास कर दिया कि उनसे क्या करना है, युद्ध करना है। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। अब युद्ध होने वाला था तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल होने लग गए कि वो अब लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उन्होंने क्या करा, इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उन्होंने माना कि जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो किस लिए लड़ा जा रहा है, जनता की जंग के रूप में। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनके कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्शले भी था। यह गीत पहली बार मार्शलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की और कुछ करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्शले हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। यानी कि उस समय में जब इन लोगों ने देशभक्ति के लिए लड़ाई करना स्टार्ट करी अपने देश के लिए, फ्रांस के लिए, उस समय में कवि जो थे रॉजेट दी लाइल, उन्होंने एक जो सॉन्ग लिखा था उसका नाम मार्शले था। और आज के समय में भी वह फ्रांस का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। जब क्रांतिकारी युद्ध हो रहे थे
तो जनता को भारी क्षति भी हुई, यानी कि नुकसान भी पहुंचा इससे, जब उन्होंने युद्ध लड़ा दूसरे देशों से, और आर्थिक कठिनाइयां भी उनको झेलनी पड़ी थी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। अब जब पुरुष लोग यानी कि आदमी लोग युद्ध पे चले जाते थे, तो घर परिवार को संभालने की, रोजी रोटी को लाने की जिम्मेवारी किसकी हो गई? औरतों के कंधों पर आ गई। उस समय में देश की आबादी के बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब बहुत ज्यादा लोग ये मानने लगे कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि 1791 यानी कि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। जैसे नेशनल असेंबली के बारे में बात की गई थी, उस समय राजनीतिक अधिकार किसे मिले थे? अमीरों को, जो तीसरे स्टेट्स के थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। लोग क्या करते थे? राजनीतिक क्लब बना लिए उन्होंने, अड्डे में जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना में बहस करते थे, वो आपस में वाद विवाद करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। आपको ये लिख लेना है अपने कॉपी में, जैकोबिन क्लब के बारे में। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा। तो जैकोबिन क्लब किसके नाम पर पड़ा? भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था जैकोबिन क्लब का नाम, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। यानी कि जो भी राजनीति से जुड़ी हुई बातें होती थी, वो कहाँ करा करते थे? जैकोबिन क्लब में। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। ठीक है, इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। तो चौथे खंड में जानोगे आप। तो जैकोबिन क्लब का नाम आपको पता चल गया है, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ गया था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्य समाज के कम समृद्ध, यानी कि जो ज्यादा अच्छे से अभी उभरे नहीं है, वहां से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकरी पर दिहाड़ी मजदूरी शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। आपको ये लिख लेना है, जैकोबिन क्लब में कौन कौन शामिल था? जो छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकरी व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। और उनके नेता के नाम क्या था? वो आप लिख लोगे आप, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैकोबिन क्लब क्या था, तो आपको यही लिखना है इसमें। जैकोबिन और नेता का नाम ये लिखना है। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने क्या सोचा? गोदी कामगारों की तरह क्या करेंगे? वो धारीदार लंबी पतलून का निर्णय लिया। ये आप देख सकते हो, ये पतलून जो पहनी हुई है इस तरीके की। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर के घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले लोग कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। उन पहले के समय में क्या होता था? ये माना जाता था कि ठीक है, ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। नौनी वाले लिबर्टी, स्वतंत्रता, यहां भी देख सकते हैं। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाली सैलोन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। चित्र को ध्यान से देखें, उनके वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें अपने
राजनीतिक प्रतीक रूप के रूप में बॉक्स 1 में देखा गया है। ये आप खुद पढ़ सकते हैं, ये देखते हैं हम। इसलिए जैकोबिनो को सोकुलोत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। तो जैकोबिनो को किसके नाम से जाना गया? सोकुलोत, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले, क्योंकि फुल पैंट पहनने लग गए थे। कुलोत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। तो जो कुलोत पुरुष थे, कुलोत पुरुष मतलब जो जैकोबिन के क्लब के थे, वो लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, अब पूरी पैंट भी पहनते थे, जो एक स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी उस समय। अब भी सन 1792 यानी 1792 की गर्मियों में जैकोबिनो ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। अब क्या करा उन्होंने? पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बना ली और 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। राजा के रक्षकों को क्या करा उन्होंने? मार डाला, खुद राजा को कई घंटों तक बंधक भी बना लिया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया और बाद में यह भी बोला गया कि शाही परिवार को जेल में डाल दिया जाए, नए चुनाव कराए जाएं, 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया जाए, ये भी बोला गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। जो नवनिर्वाचित असेंबली थी उसको किसका नाम दिया गया? कन्वेंशन का। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। तो राजतंत्र का अंत कब हो गया था? अब 1792 में। और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। तो आप यहाँ गणतंत्र का मतलब भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखिए वे कौन से कब और कैसे गणतंत्र बने। भारत भी एक गणतंत्र देश है। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और लुई 16 को मौत की सजा सुना दी गई थी देशद्रोह के आरोप में। 21 जनवरी 1793 को प्लेस दी लो कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप में फांसी दी गई, यानी कि सबके सामने फांसी दी गई थी लुई 16 को। जल्द ही रानी मैरी एंटोनेट का भी वहीं हास्य हुआ। साथ ही बाद में जो उनकी रानी थी तो उनका भी वही हास्य हुआ, मैरी एंटोनेट का, जो कि लुई 16 की राजकुमारी थी। आतंकराज सन 1793-1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते और आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। तो अब आगे रॉबेस्पियर, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था रॉबेस्पियर आ गए। जो भी उनकी पार्टी से सहमत नहीं होता था उनको वो गिलोटिन पर चढ़ा देते थे। गिलोटिन एक बता रखा है 2 खंबे होते थे और एक ब्लेड टाइप का बना होता था जिससे उसको सर काट देते थे। आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं गिलोटिन किसे कहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हो रहा था। अब रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी।
गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। रॉबेस्पियर सरकार ने क्या करा, कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर यानी महाशय एवं मदाम महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सितोयेन यानी कि नागरिक एवं सितोयिन यानी कि नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरेक या दफ्तर बना दिया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ाया गया। यानी कि जिसने ये नीति अपनाई थी रॉबेस्पियर ने, उन्हीं को जो उन्होंने लागू करा था लोगों के ऊपर जो भी रूल, उसी के बाद क्या हुआ, वो ही दोषी ठहराए गए और उनको ही 1794 में उनको ही गिलोटिन कर दिया गया। देख सकते हैं आप, क्रांतिकारी सरकार ने अपने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान एवं रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था। इसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। अब है ये लास्ट है इसका पॉइंट, डिक्टेटरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद, जब जैकोबिन सरकार का पतन हो गया, मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। तो मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास क्या आ गई, सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। और संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, संपत्ति नहीं थी, उनको वोट देने का अधिकार अब नहीं था। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका यानी कि डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब कौन आए उसके बाद, नेपोलियन बोनापार्ट। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। डायरेक्टरी शासित फ्रांस हो गया था। उसके बाद आ गए थे नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि जैकोबिन के बाद आए थे। जैकोबिन सरकार का जब पतन हुआ था तब कौन आए थे, नेपोलियन बोनापार्ट। हमारी ये 3rd पार्ट हमारा इसी में खत्म होता है। नेक्स्ट 4th पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियोस बना सकूं। और अब आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं, बस आपको टाइप करना होगा SHUL साहुल।